सर अगर कोई आज ये कह रहा है कि मैं गरीब हूँ इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो उससे ज़्यादा मक्कार और झूठा इंसान कोई नहीं है सर। अगर कोई इंसान कंटिन्यूअस कुछ नहीं, उसको कुछ भी नहीं आता सर, अगर वो 1 साल पढ़ ले तो एसएससी को ईजिली क्रैक कर सकता है। आपके पास सर एक प्लान होना चाहिए कि इस महीने में मुझे ये चीज़ें करनी है तो करनी है। और प्लान सर ऐसा नहीं बना लेना कि इतना एक्सट्रीम प्लान बना लिया कि वो पूरा ही नहीं कभी हो रहा है और फिर हर बार आप डिमोटिवेटेड फील करेंगे। एग्जाम के टाइम पर्सनली जब एग्जाम मेरा लगा हुआ है तो 15-20 दिन तक ऐसा होता था कि मैं 14 घंटे तक पढ़ा हूँ सर। कि आपने घर पे रह के तैयारी करी, यस राइट? सर। और आपका इतना बड़ा परिवार है तो इस सब के बीच कैसे मैनेज करी सारी तैयारी? जो लोग बाहर तैयारी कर रहे थे सच में उन लोगों का नहीं हुआ सर और मेरा हो गया सर। ऐसी क्या क्वालिटी थी तुम्हारे अंदर कि भाई तुम्हारे सिलेक्शन होते जा रहे हैं और ऐसे बच्चों के नहीं हो पा रहे? जीएस में तो सर मेरी ऐसी स्ट्रेटजी थी मुझे लग रहा है किसी ने वैसी नहीं करी होगी, एकदम अलग थी सर। हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं एसएससी फैक्ट्री पर। मेरा नाम है अंकित शर्मा और आज के इस खास पॉडकास्ट में हमारे साथ सूर्य तिवारी भाई है। एसएससी सीजीएल 2025 से सिलेक्शन हुआ है। ये सिलेक्शन उनका कोई पहला सिलेक्शन नहीं है। अभी इनकी एज मात्र 21 साल है और कुछ महीने निकल चुके हैं। इस एज पर इन्होंने काफ़ी सारे एग्जाम दिए हैं, मुझे तो अब याद भी नहीं है, इन्होंने भी लिख लिए, इनको खुद भी याद नहीं है कौन से एग्जाम ये निकाल चुके हैं। बाकी अभी ये बताएंगे आपको। और एसएससी सीजीएल 2025 को कैसे इन्होंने क्रैक करा, क्या क्या इनकी स्ट्रेटजी रही। और मैं बता दूं उन बच्चों के लिए बहुत खास ये पॉडकास्ट होने वाला है जो हमेशा बोलते रहते हैं कि सर ये कोर्स इनका महंगा है, वो कोर्स उनका महंगा है, कैसे हम तैयारी करें। भाई इन्होंने किसी कोर्स पे कोई खर्चा नहीं करा है, कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं ली है, घर पे बैठकर 21 साल की उम्र में एसएससी सीजीएल क्रैक करके असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट इन्होंने हासिल कर ली है। तो पॉडकास्ट में बहुत मोटिवेशन मिलेगा, स्ट्रेटजी भी बहुत समझ में आएगी कि किस तरीके से आप इस एग्जाम को कर सकते हो। बाकी स्वागत करते हैं तुम्हारा भाई। थैंक यू सर। कैसे हो आप? एक बार ऑडियंस को अपनी मुंह जुबानी अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सर मेरा नाम सूर्य तिवारी है, मैं फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ सर। इसमें कितनी सच्चाई है कि तुम 21 साल के हो? सर इसमें पूरी सच्चाई है, 2-4 महीने का नहीं कहता हूँ, 2-4 महीने इधर उधर हो सकता है। क्योंकि हमारा अनुभव ऐसा रहा, जब भी हम 21 साल या 22 साल थंबनेल पे लिखते हैं तो हमेशा बच्चे कमेंट आते हैं कि नहीं नहीं 21 साल का नहीं लग रहा, ये तो मुझे 14 साल का लग रहा है। सर उसका एक ही ऑप्शन है सर कि मेरा जो ग्रेजुएशन फाइनल हुआ है वो 2024 लास्ट में हुआ है। तो उससे आप गेस लगा सकते हैं कि ग्रेजुएशन किस एज पे कंप्लीट होता है, चलिए तो उससे आइडिया लग जाएगा। हाँ, तो बताइए आपने कौन से एग्जाम क्रैक करे अभी तक? सर अभी तक तो मैंने सबसे पहले एनडीए दिया था, एयरफोर्स दिया था, वो भी निकाला। उसके बाद फिर सर सीडीएस दिया, वो भी निकाला। एनडीए 2 बार निकाला था। उसके बाद सर सीजीएल निकाला, सीएसएल निकाला, सीपीओ निकाला, सीएसआईआर निकाला, एमसीआरई निकाला सर। आरओ का एग्ज़ाम एक था वो भी निकाला सर। इसके अलावा सर रेलवे में जो एनटीपीसी ग्रेजुएट एग्ज़ाम है उसमें भी 100+ मार्क्स हैं, रैंक आने वाली है। क्या अंडर ग्रेजुएट में भी हो रखा है सर, मैंने जानबूझ के टाइपिंग स्किप कर दी ताकि पोस्ट ना खराब हो। सिलेक्शन फेज में सर हो रखा है। इसके अलावा सर 1-2 अगर मिस कर रहा हूँ तो याद नहीं आ रहे हैं। और पेट में सर मेरी 99.97 परसेंटाइल है, जो कि यूपी का सबसे बड़ा एग्जाम। बहुत बढ़िया। कब से तैयारी शुरू करी? 5th क्लास से शुरू कर दी थी क्या तैयारी? नहीं सर, मुझे लग रहा है एलकेजी से ही शुरू कर दी थी। कैसा रहा स्कूल थोड़ा बताओ। स्कूल तो सर मेरा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज स्कूल था, यूपी बोर्ड था हमारा स्कूल। नॉर्मल सा सर फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट का ही था, तो वहीं से 12th के 5th से वहाँ पढ़ते, तो वहीं से 12th पूरा हुआ। क्या परसेंटेज रहे 12th 10th में? 10th में तो सर ठीक ही थे, 84% थे, आप जानते हैं क्या ही होता है। और 12th में तो सर कोरोना में प्रमोट हुए हैं तो कुछ कह ही नहीं सकते। कोरोना के प्रोडक्ट हो? यस सर, कोरोना में प्रमोट। घर पे कौन कौन है? फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा बताओ। सर घर पे मेरे पापा मम्मी हैं और हम लोगों के पापा लोग 5 भाई हैं, 5 भाई, तो पूरी जॉइंट फैमिली है हम लोगों की। तो पापा फार्मर हैं, मम्मी हाउसवाइफ हैं, बाकी चाचा चाची लोग भी थोड़ा इधर उधर रहते हैं सारे लोग। अच्छा, उस हिसाब से। बहन भाई? बहन मेरी 4 हैं सर। अच्छा। और मैं इकलौता लड़का हूँ। सौभाग्यशाली हो भाई, 4 हाँ सर, बहन। बहुत बहुत बड़ा सौभाग्यशाली। ओके, चलिए अब इस रिजल्ट के बारे में थोड़ा बताओ। जिस दिन ये रिजल्ट आया तो तुम्हें पहले से ही पता होगा आंसर की वगैरह, इसमें नहीं आइडिया सर। लग जाता है कि भाई सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन फिर भी जब फाइनल पता चला कि भाई असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन गए हम, तो कैसा मम्मी पापा को कैसा लगा, क्या रिएक्शन था? सर, हालांकि जब- तुमने पहले भी बहुत सारे एग्जाम निकाले। हाँ, जब उम्मीद थी सर थोड़ी थोड़ी कि हाँ हो जाएगा, बट कंफर्म नहीं था। मतलब फिर भी डर था एक कि यार कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये एसएससी है सर, आप समझ ही रहे हैं कैसे कैसे खेल होते हैं। डर था एक। तो सर जब रिजल्ट आया तो सर मैं बाल कटवा रहा था अपने। अचानक से रिजल्ट आया सर, देखा तो बहुत खुशी हुई, तुरंत घर में फ़ोन किया, बताया। हालांकि वहाँ मिठाई भी खिलाई, जो बाहर पर लोग थे सबको बोले मिठाई खिलाओ। तो सर एक घर में खुशी का माहौल तो था कि हाँ, जो शुरू से था सीजीएल करना है तो वो हो गया कि हाँ सीजीएल तो अब हो गया। ड्रीम पोस्ट जो पहली भरी थी
वही अलॉट हो गई तो सर और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मतलब। ओके, चलिए थोड़ा मुझे इस तैयारी के बारे में अगर स्पेसिफिक बात करें तो कब से तैयारी शुरू करी तुमने, और शुरुआती जो तैयारी का एक होता है ना, कंफ्यूजन रहता है बहुत सारे Yes, कि भाई sir. कैसे करें, कहाँ से पढ़ें, बहुत सारे टीचर्स हैं, कौन सा टीचर अच्छा है, आप सबके तो कोर्स ले नहीं सकते, यस सर, थोड़ा तो फिर देख दाख के चीजें डिसाइड करी बिल्कुल जाती है कि सही। भाई ऐसे ऐसे पढ़ रहा है। तो शुरुआती फेज के बारे में थोड़ा बताओ, कैसे चली गाड़ी आपके आगे। पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले आप सभी साथियों के लिए एक रिकमेंडेशन है। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, घर पे रह के तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, कोई उनको गाइडेंस नहीं देने वाला है, कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें, क्या पूरा उनका डेली का रूटीन होना चाहिए। तो इसके लिए आप मेंटर 365 गुरुकुल में जा सकते हो। यहाँ पर सौरभ यादव सर की गाइडेंस में आपको तैयारी कराई जाएगी। उन्होंने खुद 18+ एग्जाम क्रैक करे। आपकी रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, आपकी लाइब्रेरी, फिजिकल, सारा कुछ आपका एक ही जगह पे करवाया जाएगा। तो जरूर आप विजिट करें मेंटर 365 गुरुकुल। उनके नए बैचेस आते ही रहते हैं लगातार, तो आप उनके नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। नंबर हमने सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, जाकर विजिट करें। सर सबसे पहले तो मैंने एनडीए की तैयारी शुरू करी थी, तो 2021 में मेरा इंटर फाइनल हुआ, तो 22 मेरा पूरा उसी में निकल गया, और 23 का स्टार्टिंग फेज भी लगभग उसी में निकल गया सर। उसके बाद 23 के लास्ट कह सकते हैं, वहाँ से मैंने फिर सोचा कि चलिए सीजीएल करते हैं सर। तो सीजीएल का फिर देखा कि टीचर कैसे क्या हैं, कौन टीचर बेस्ट है सर। तो यूट्यूब पे सर्च मारा सर, आपके भी कई सारे पॉडकास्ट देखे सर, वहाँ से भी थोड़ी सी एडवाइस मिली, बच्चे बता रहे हैं कौन सा टीचर बेस्ट है सर। तो उसके बाद किया सर कि सारे टीचर से थोड़ा सा पढ़ के देखा, तो सर ऐसे 2-4 टीचर हैं हर सब्जेक्ट के जो बिल्कुल बेस्ट हैं सर। 3-4 टीचर ऐसे होते हैं जो बहुत बेस्ट होते हैं, 4-5 टीचर। तो सर उनमें से क्या था कि मुझे ट्यूनिंग मैच करानी थी कि किसके साथ मेरी ट्यूनिंग मैच हो जाएगी। तो सर मैथ्स पे गगन सर से पढ़ा, तो मुझे लगा कि हाँ ट्यूनिंग मैच कर जाएगी, थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे हैं और एडवांस, बहुत बेसिक नहीं है कि बहुत बेसिक ही एकदम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैथ्स पे सर मैंने उन्हें चुना। रीजनिंग में सर कैरियर विल के पीयूष सर थे, उनसे स्टार्ट किया अच्छे से। और इंग्लिश में सर क्या था कि मैं थोड़ा सा डिफेंस बैकग्राउंड से था, तो डिफेंस की वजह से संजीव ठाकुर सर से जुड़ा हुआ था, तो मैंने उसको कंटिन्यू रखा इंग्लिश में उन्हीं से। और जीएस में सर शुरू में इधर उधर कुछ टीचर से पढ़ा, बट सर बाद में क्या हुआ कि परमार सर बहुत क्रेज चल रहा था कि परमार सर, तो फिर सर मैंने भी परमार सर से ही जीएस पढ़ना शुरू किया। ओके, ये सारे चारों सब्जेक्ट के टीचर आपने पकड़ लिए, इनसे तैयारी शुरू कर दी। सर मैंने एक चीज़ ये होती है सर कि बच्चे भी कमेंट करने लग जाते हैं कि ये तो दो में ही बातें कर रहा है। रियलिटी सर ये होती है कि किसी का भी सिलेक्शन है, उसमें कभी 100% सिर्फ एक टीचर का योगदान नहीं होता सर। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें कुछ टॉपिक में जैसे डाउट आ रहा है, क्लियर ही नहीं हो रहा है, तो हम 2-4 टीचर और ढूंढते हैं। बट बात ये होती है कि जिसका 90% योगदान होता है सर, तो हम लोग उसका नाम ही ले लेते हैं। बाकी और भी टीचर थे, जैसे मैथ्स में ही आप ले लें तो सर मैंने क्या किया कि जब गगन सर से मेरा कोर्स पूरा हो गया तो मुझे रिवीजन चाहिए था, और सर तो मुझे रिवीजन के लिए कोई क्लासेस नहीं मिल रही थी, तो मैंने भूतेश सर की सारी वन शॉट करी जो यूट्यूब में पढ़ी, और सच में वो भी बहुत प्रॉफिटेबल थी सर, बहुत बढ़िया क्लासेज हैं। तो रिवीजन के लिए बहुत बेस्ट थी वो सारी क्लासेज मैंने करी। और इंग्लिश में सर मैंने संजीव ठाकुर सर से वैसे करी थी, पर एडुकेटिव में जब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नए टाइप के आ रहे थे, एक्टिव पैसिव नए टाइप के कुछ आ रहे थे, तो मुझे जब समझ नहीं आ रहा था तो सर अमन वशिष्ठ सर हैं एक, तो सर उनकी मैंने एक एक करके क्लासेस देखी सर, वो क्लासेस भी बहुत बढ़िया थी, वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला। बाकी रीजनिंग में सर मैंने ब्लाइंडली पीयूष सर को ही फॉलो किया था, तो उनसे ही सारी चीज़ें थी। सारी जेन्युइन टीचर। हाँ, तो उनसे ही सारी चीज़ें कर रखी थी। बाकी भी टीचर हैं सर जो बहुत जेन्युइन है, लोग कहने लगते हैं कि गगन सर से पढ़ा या इनसे पढ़ा तो बस यही, तो मैं बाकी टीचर को बुरा नहीं कर रहा हूँ, हर टीचर अच्छा है सर, हर सब्जेक्ट में 5-6 टीचर हैं जो अच्छे हैं, बस बात ये है कि आपको ट्यूनिंग मैच करानी है, जिसके साथ ट्यूनिंग मैच कर जाए वही टीचर बेस्ट है। तो उसमें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि इससे कर लूँ या इससे, जिससे आप कर रहे हैं उससे करते जाइए, बस एक बार कोर्स पूरा करिए पूरी शिद्दत के साथ, फिर ऑटोमेटिक सर आप धुरंधर बन जाएंगे। सही बात है। ओके, अभी जैसे मैं आपका सीजीएल वाले पोर्शन की थोड़ी और इसमें बात करूं Yes, कि sir. प्रॉपर आपने कैसे स्ट्रेटजी बनाई, जैसे 4 सब्जेक्ट हैं इसमें, अब बच्चा क्या करता है, जो नया बच्चा आता है वो 4 सब्जेक्ट के इसमें जाल में फंस जाता है। Yes, तो भाई एक दिन में चारों सब्जेक्ट कैसे करना है, 4 क्लास लेनी है, उनके नोट्स ही बनाना है, फिर रिवीजन नहीं कर पाता वो, उसका बैकलॉग होता जाता है। तो आपने कैसे एक स्ट्रेटजी बनाई सर कि भाई कि सारे सब्जेक्ट का तालमेल बना रहे? सर सबसे पहली चीज़ तो जो भी मैं स्ट्रेटजी बताऊं कोई फॉलो ना करे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, अपनी अपनी वीकनेस होती है।
तो सर मेरा क्या था कि मैं ऐसे पढ़ता था, जो मेरा मन कर रहा है मैं वो पढ़ूंगा। किसी दिन हो सकता है मैं जीएस ही पढ़ते चले जा रहा हूँ, किसी दिन मैथ ही पढ़ते चला जा रहा हूँ शुरू में स्टार्टिंग में। लेकिन कुछ दिन बाद जब सर मैं थोड़ा सा मेरा सिलेबस हुआ, हर सब्जेक्ट का 30% 40% कंप्लीट हो गया, फिर सर उसके बाद मैंने एक टाइम टेबल बनाया कि हाँ इंग्लिश को मुझे ऐसे टाइम देना है, ग्रामर को इतना टाइम देना है, वोकैबलरी जैसे मैं सुबह उठता था सर, सबसे पहले मैं वोकैबलरी रिवाइज करता था ब्लैक बुक से अपना बढ़िया से। उसके बाद सर फिर क्या होता था, मूड फ्रेश रहता था, फिर मैं मैथ कर लेता था। दोपहर में जब सर थोड़ी बोरियत महसूस हो रही है तो नींद सी आ रही तो सर मैं मॉक दे लेता था या फिर कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता था। उसके बाद शाम में सर मैं जब थोड़ा फ्रेश फील करता था उसके बाद जीएस रिवीजन कर लेता था। रात में सर इंग्लिश ग्रामर का रिवीजन कर लेता था, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता था। तो सर ऐसे चलता था मेरा। चलिए इसमें ना थोड़ा हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी जानेंगे ताकि जो नए बच्चे तैयारी करने आ रहे हैं उनको थोड़ा सा ओवरव्यू उनको मिल पाए कि भाई कैसे तैयारी करनी है। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपने घर पे रह के तैयारी करी, यस राइट? सर। और आपका इतना बड़ा परिवार है ना, घर पे जब रहते हैं तो दुनिया भर के काम भी होते हैं कि भाई मम्मी ने ये बोल दिया, पापा ने बोल दिया, काफी कहीं शादी हो रही है, कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो घर में लड़का होता है तो भाई ये काम कर ले वो काम कर ले, है ना। तो इस सब के बीच कैसे मैनेज करी सारी तैयारी, और हो पा रही थी मैनेज कि नहीं हो पा रही, क्या संघर्ष रहे उस बीच? सर घर में हो तो काम तो रहते हैं, पर एक चीज़ कहना चाहूँगा सर, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी। चाची चाचा लोगों का बहुत सपोर्ट था। 1 to 12 मैंने उन्हीं के साथ रह के पढ़ाई करी, क्योंकि बताया पापा तो फार्मर ही थे तो उतना था नहीं, तो वहीं पढ़ाई करी। बाकी सर दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास दिन में 24 घंटे हैं, और सर एसएससी या फिर ये जो एग्जामिनेशन जितने मैंने क्लियर किए सर, ये हमसे 15 घंटे 14 घंटे जो लोग आप सुनते हैं ऐसा कुछ नहीं मांगते सर। अगर हम शिद्दत से 6 से 7 घंटे ऐसे दे लेते हैं 1 से 1.5 साल, तो श्योर हम क्लियर कर देंगे सर। तो बाकी टाइम बचता था, अगर कुछ काम पड़ भी रहा है सर तो मैं वो मैनेज कर लेता था। 6-7 घंटे अपना डेली जैसे टाइम निकाल के, बस मुझे 6-7 घंटे पढ़ना है तो वो मैं कर लेता था। बाकी किसी दिन ऐसा भी नहीं है कि एकदम आप ये हो जाएं, एकदम रिजिड हो जाएं कि नहीं अब 6-7 घंटे चाहिए ही चाहिए, कभी नहीं है। मन बिल्कुल मत पढ़िए, एंजॉय करिए उस दिन, तो ऐसे रिजिड नहीं होना। बट हाँ, अगर ऐसा महीने 2 महीने में 2-4 बार हो रहा है तब तो ठीक है, बट ये नहीं कि हर हफ्ते में आप कह रहे हो 3 दिन मेरा मन नहीं कर रहा है और 4 दिन पढ़ूंगा सर, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। बट हाँ, ऐसे होना चाहिए, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये चीज़ होनी चाहिए। ओके, जैसे अभी इसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे प्रयागराज रह के तैयारी कर रहे हैं, Yes, पटना sir. में रह के तैयारी कर रहे हैं, इंदौर में रह के, जयपुर, मुखर्जी नगर भरा पड़ा है पूरा। यस सर। कभी तुम्हारे ऊपर ऐसा प्रेशर नहीं आया कि भाई घर पे रह के हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप वहां पे जाके तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा मन में रहता है कि उनको बेस्ट सुविधाएं मिल रही हैं, अच्छे टीचर मिल पा रहे हैं, तो कैसा कभी आया मन में? सर मेरे मन में तो नहीं आया, बट बहुत लोगों ने ऐसा कहा सर, मैं उन लोगों का नाम नहीं लूंगा। इवन ये तक कहा गया मेरे पिताजी से कि कंजूसी के चक्कर में अपने बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हो और कर्ज मांग के भेज दो, कुछ भी करो, इसको बाहर पढ़ने के लिए भेजो। पर सर उनको भरोसा था, मैंने उनसे कहा आप मुझे टाइम दीजिए, और सर जो लोग बाहर तैयारी कर रहे थे सच में उन लोगों का नहीं हुआ सर, और मेरा हो गया सर। नहीं, बहुत बाहर डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ये ज्यादा सर इसलिए करना था कि घर से भी कर सकते हैं, इसलिए और मोटिवेशन था कि करना है, प्रूव करना है कि हाँ घर से भी किया जा सकता है। ओके, जो बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे, असमर्थ हैं जाने में, उनके पास पैसे की कमी है या फिर कोई भी रीजन, जैसे आपके जैसा ही कोई रीजन है कि भाई घर से नहीं जा पा रहे हैं कैसे भी करके, क्या बोलोगे उन बच्चों को कि घर पे कैसे मैनेज करें? सर अगर कोई आज ये कह रहा है कि मैं गरीब हूँ इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो उससे ज़्यादा मक्कार और झूठा इंसान कोई नहीं है सर। क्योंकि सर इतने सोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक फ़ोन है और जुगाड़ से किसी तरह तुम रिचार्ज करा ले रहे हो, तो सर आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। इतना मटेरियल अवेलेबल है यूट्यूब में। और सबसे आसान सर हमारा और रास्ता टेलीग्राम ने कर दिया है, जहाँ पे सर 2000 का बैच भी 50 रुपए में मिल जा रहा है। तो सर इतना कंटेंट पड़ा हुआ है कि ये तो बहाना कोई मार ही नहीं सकता कि मैं गरीब हूँ। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है टेलीग्राम से क्या आप ये डाउनलोड कर रहे हो, ये ना, बहुत क्या बड़ी ढूंढ रहे हो, चीज़ है कौन कि से आप ग्रुप क्या ज्वाइन ढूंढ कर रहे हो। रखे हैं। बिल्कुल सही बात है सर। ये बात आपने बहुत सही बोली। मैं तो नहीं बोल पाता हूँ क्योंकि अब मुझे बच्चे थोड़ा उल्टा सीधा बोलने लगते हैं कि तुम्हारे पास ये सारी चीजें आ गई हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हो, लेकिन तुमने सही बात बोली। और एसएससी जैसे खास एग्जाम में कि भाई जहाँ 900-1000 से ज्यादा कोई चीज है भी नहीं, ये सर। अगर तुम पेड भी लेना चाहो, बाकी फ्री के तो कई रास्ते हैं, जब तुम ये सर। अलग अलग जो चीजें हैं वो तुम फ्री में ढूंढ लेते हो तो ये इसको भी ढूंढ सकते हो। सर मैंने कोई भी बैच नहीं लिया, सारे जुगाड़ से ही थे। हाँ। सारे जुगाड़ से थे, या फिर किसी दोस्त से मांग लिया, किसी ने ले रखा है कोई सब्जेक्ट करना है कि भाई अपना बैच दे दो, और मैं क्या करता था उसका बैच निपटा देता था, फिर उसको वापस कर देता था। नहीं तो टेली या यूट्यूब यही सहारा और था। इस चीज में कोई गलत नहीं है भाई, शिक्षा कहीं से भी मिले ली जा सकती है। सर रियलिटी तो यही है कि टेली और यूट्यूब वही ढूंढेगा ना जिसके पास सच में पैसे की कमी होगी। जिसके पास पैसा है वो क्यों इतने एफर्ट डालेगा, वो क्यों टेलीग्राम में जाके सर्च मारेगा, वो तो सीधे 2000 का पेमेंट करेगा और सर कोर्स खरीद लेगा। तो ये चीज वही लोग कर रहे हैं जिनके पास सच में सर दिक्कतें हैं।
वही लोग यहाँ वहाँ हाथ पैर मारेंगे। मैक्सिमम कितने घंटे पढ़ाई करे तुमने एक दिन में? सर मैक्सिमम सर रियलिटी ये है कि जब मेरे एग्जाम के 1 महीने बचते थे रियलिटी, तो मेरा टाइम टेबल एकदम बहुत हार्ड हो जाता था सर। मैं सुबह उठता था, लगभग 6 बजे उठता था, ये एकदम रियल है, कोई फेक नहीं बोलेगा। हाँ। तो सर 6 बजे उठ के मैं पढ़ने बैठ जाता था और फिर सर मैं 2 बजे तक पढ़ता था दिन में, कोई नाश्ता तक नहीं करता क्योंकि मेरा नियम है मैं बिना नहाए पानी नहीं पीता सर। तो 2 बजे तक मैं प्रॉपर अपना पढ़ ही रहा हूँ प्रॉपर। उसके बाद सर नहाए धोए नाश्ता किया 3 बजे तक, 3 साढ़े 3 बजे तक थोड़ा फ्रेश होना है, फ्रेश हो लिए जो हुआ, उसके बाद फिर 4 बजे से बैठ गए, फिर 10-11 बजे तक पढ़ रहे हैं। तो सर मेरा ये था कि एग्ज़ाम के टाइम पर्सनली जब एग्ज़ाम मेरा लगा हुआ है तो 15-20 दिन तक ऐसा होता था कि मैं 14 घंटे तक पढ़ा हूँ सर, सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम। ऐसे सर कॉमनली मैं 6 घंटे 7 घंटे मैक्स टू मैक्स, बस एग्ज़ाम के टाइम उसे बहुत बढ़ा देता था सर। अच्छा, अभी एक बात और बताओ कि बहुत सारा कंपटीशन भी है इसमें ना, Yes, 40-40 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं। Yes, sir. तुम्हारे आसपास भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, तुम्हारी बिल्कुल जान पहचान में होंगे, उनमें से मतलब बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शन नहीं हो रहे होंगे, यस सर, तुम्हारे लगातार सिलेक्शन होते जा रहे हैं। यस सर। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है ऐसी क्या नंबर ऑफ क्वालिटीज तुम्हारे अंदर थी, या फिर तुमने उसको बिल्ड करा कि भाई जैसे डेडिकेशन है, कंसिस्टेंसी है, ऐसी क्या क्वालिटी थी तुम्हारे अंदर कि भाई तुम्हारे सिलेक्शन होते जा रहे हैं और ऐसे बच्चों के नहीं हो पा रहे? सर सबसे पहली चीज़ तो जो चीज़ भी तुमने सोची है तो उसको सीरियस लो। अगर 40 लाख तैयारी कर रहे हैं तो सीरियस सर उसमें से 4 लाख भी नहीं होंगे, तैयारी तो छोड़िए सीरियस ही नहीं होंगे। और सर कोई भी चीज़ सोच रहे हो ना तो फिर ये दिमाग में चल के लेके चलो कि एक डेडिकेशन होना चाहिए सर, कि मुझे करना है तो करना है। सेकंड चीज़ सिर्फ डेडिकेशन से नहीं होता, कंसिस्टेंसी ही सर, कंसिस्टेंसी से कुछ भी हो सकता है सर। अगर कोई इंसान कंटिन्यूअस कुछ नहीं, उसको कुछ भी नहीं आता सर, अगर वो 1 साल पढ़ ले तो एसएससी को ईजिली क्रैक कर सकता है। दूसरी चीज़ सर कि ऐसे भी फेज आएंगे जहां आपको बहुत लो फील होगा, जहाँ पे लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, आप उससे 4 गुनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो बस आपको एक चीज़ याद रखना है कि ऊपर वाला सब देख रहा है। जैसे ही तुम्हारा टाइम आ जाएगा फिर वो तुमको इतना भर भर के देने वाला है कि सर आप ऐसे ही गिनना भूल जाओगे कि कौन कौन से हैं, लिखना पड़ेगा डायरी में कि कौन कौन से सिलेक्शन हुए हैं सर। मैंने अभी एक रील पे भी लिखा हुआ, एक पढ़ा था लाइन कि कभी तुम 2 नंबर से रह जाओगे और कभी कभी 2 ज्वाइनिंग लेटर तुम्हारे यस पास सर, होंगे। बिल्कुल सही बात है। तो सर बस भरोसा रखना है कि मेहनत वेस्ट तो कभी जाने ही नहीं वाली। अगर आपने 1 घंटे भी कुछ पढ़ा है तो सर वो कहीं ना कहीं आपका यूज 100% आएगा। खुद पे भरोसा रखना है एट लास्ट। अच्छा, कंसिस्टेंसी की बात आई यहाँ यस पर, सर, तो कंसिस्टेंसी क्यों नहीं बन पाती? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है यस सर, है ना, ये एज भी ऐसी होती है, बिल्कुल थोड़ा सही बात है। बहक जाते हैं, भटक जाते हैं, इंस्टाग्राम है ना, हाँ, वेब सीरीज आ रही है, नई नई Yes, sir. मूवीज आ रही हैं, ट्रेंड चल रहा है ना, महिला मित्र का भी थोड़ा Yes, सा sir. बहकाव आ जाता है इस एज में। तो तुम थोड़ा इसके बारे में बताओ, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे तुम? सर तुम्हारे पास भी ऐसे डिस्ट्रैक्शन थे? क्या जादू चलाया कि भाई अभी नहीं इन सब चीज़ों? सर डिस्ट्रैक्शन भी एक बड़ा मोटिवेशन है। मैं तो यही कहूंगा सर कि अगर श्रद्धा चाहिए तो मनोज तो बनना ही पड़ेगा, और अगर आरती शुक्ला भी चाहिए तो सत्तू तो बनना ही पड़ेगा। तो दोनों केस में ही सर, अगर आपको आपसे कोई दूर है पाना है तब भी आपको सक्सेस लेनी पड़ेगी, और अगर आपको कोई साथ है और जीवन बस उसके साथ साथ बनाए रखना है तब भी आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा सर। तो इस डिस्ट्रैक्शन को मेरा मानना है कि उसको आप एज अ मोटिवेशन लो। आपका गेम डिस्ट्रैक्शन है सर, तो आप ये सोचो ना कि अभी आपको लोग टोक रहे हैं, गेम खेलने नहीं दे रहे हैं, आप सिलेक्शन लेके दिखाओ, फिर आपको कोई टोकने वाला नहीं है, आप दिन भर गेम खेलो जितना टाइम फ्री हो। तो इस डिस्ट्रैक्शन को आपको पॉजिटिव वे में लेना है। आपको ये करना है कि अगर मुझे गेम खेलना है, आपको गेम खेलना है, आप बिल्कुल गेम खेलो। आप एक नियम बनाओ कि जब मैं 4 घंटे पढ़ लूंगा तभी मैं गेम खेलूंगा, या मैं इतने क्वेश्चन कर लूंगा तभी गेम खेलूंगा। तो ऑटोमेटिक आपको इंटरेस्ट आएगा कि हाँ भाई इतना कर लूँ फिर आराम से गेम खेलूंगा, फिर एक सुकून मिलता है सर। तो उस डिस्ट्रैक्शन को हम खत्म नहीं कर सकते, पर उस डिस्ट्रैक्शन को हम पॉजिटिव वे पे जरूर ले सकते हैं। तो उसको पॉजिटिव वे पे सोचना सर बहुत जरूरी है। ओके, 1 साल की बात आपने करी कि 1 साल अगर मेहनत से पढ़ लेते हैं तो सीजीएल जैसा एग्जाम निकाल सकते हैं। 1 साल तो नहीं पर 1.5 साल में तो कमजोर से कमजोर बच्चा भी श्योर निकाल सकता है अगर कितने अच्छे घंटे से। डेली पढ़े वो? 6 घंटे अगर वो जेन्युइनली डेली पढ़ रहा है तो मोर देन सफिशिएंट है सर। ओके, अगर मैं आपसे बोलूं कि आज आपको तैयारी शुरू करनी यस है सर। ना, तो क्या ऐसा रोड मैप बनाओगे? एक थोड़ा सा बेसिक बताओ कि भाई जो बच्चे हैं उनको एक थोड़ा डायरेक्शन मिल पाए, टेबल तक पहुंच पाए कि अब मुझे 8 घंटे या 6 घंटे पढ़ना है। तो क्या ऐसा एक रोड मैप थोड़ा 1 साल का बताओ कि कैसे कैसे तैयारी करते हैं आप? सर पहले तो हमें बहुत घंटों के पीछे भागना नहीं है, हमें सबसे पहले अपने टारगेट पे फोकस करना है कि हमारा टारगेट क्या है। जैसे मेरा क्या था कि जब मेरे बेसिक्स थोड़ा सा हो गए तो मेरा क्या रहता था कि मुझे इंग्लिश पे ये चीज़ पढ़ना है। जैसे सुबह उठे या शाम में जब सो रहे हो तब अपनी डायरी निकालो, उसमें नोट करो कि मुझे क्या करना है। आपके पास सर एक प्लान होना चाहिए कि इस महीने में मुझे ये चीज़ें करनी है तो करनी है।
और प्लान सर ऐसा नहीं बना लेना कि इतना एक्सट्रीम प्लान बना लिया हाँ। कि वो पूरा ही नहीं कभी हो रहा है, और फिर हर बार आप डिमोटिवेटेड फील करेंगे। सांस भी प्लान हम को कम सर लेंगे, हाँ, पानी भी कम फिर आपको लेंगे। लगेगा यार मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ, मेरे तो टारगेट्स ही नहीं हो रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा सर। तो हमें लिमिटेड जितना हम सच में Doable कर target सकते हैं, पोटेंशियल अपना 2-4 दिन चेक करो कि हम कितना कर पा रहे हैं, उस हिसाब से अपना प्रॉपर प्लान बनाओ कि हाँ ये चीज़ मुझे ऐसे करनी है वैसे करनी है, उसका प्रॉपर बना लिया। सबसे पहले चीज़, शुरू में भले 20 से 30 दिन गंवा दो, पर टीचर डिसाइड कर लो। जिस टीचर को एक बार डिसाइड कर लिया, फिर दुनिया इधर से उधर हो जाए, पहले उसको पूरा करेंगे। हम दूसरे टीचर से पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे, लेकिन पहले टारगेट ये होगा कि उन्होंने जितना पढ़ाया है उसमें से कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। उसके बाद दूसरे टीचर से पढ़ लो। तो अपने टीचर से जिसको भी आपने एक बार चुन लिया, उस पर 100% ट्रस्ट रखना है कि हाँ सर से मुझे पूरा सिलेबस करना है। एक बार सर आपने पूरा सिलेबस किसी भी टीचर से कर लिया, अगर वो थोड़ा जेन्युइन है, तो सर फिर आपको दिक्कत होने ही नहीं वाली है। फिर आप खुद इतने समझदार हो जाओगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपने 2-3 महीने अच्छे से स्टार्टिंग दे दी, तो सर फिर आप खुद समझ जाओगे कि मुझे टारगेट्स में क्या करना है क्या नहीं करना है, इजीली समझ जाओगे सर। ओके, चलिए अब थोड़ा सब्जेक्ट वाइज हम Yes, समझ sir. लेते हैं। अगर मैं तुम्हारा कोई ऐसा सब्जेक्ट जानना चाहूँ जिसमें बहुत ज्यादा तुम्हें डर लगता था, या फिर थोड़ा मतलब बोरिंग था कि भाई ये सब्जेक्ट मेरे को दिमाग खराब करता है। सर जीएस और इंग्लिश में भी थोड़ी सी दिक्कत होती थी मुझको। अच्छा, तो सर जीएस में तो सर मेरी ऐसी स्ट्रेटजी थी, मुझे लग रहा है किसी ने वैसी नहीं करी होगी, क्या एकदम था? अलग थी सर। बताओ। जीएस में क्या था कि सर मैं पढ़ता था, उसके बाद सर मैंने क्या कर रखा था कि आज से 1.5 साल पहले जब किसी ने ये चीज़ स्टार्ट नहीं करी थी, कुछ लोगों ने अभी स्टार्ट भी कर दी, कि सर मैंने क्या कर रखा था कि जैसे मैंने हिस्ट्री पूरी पढ़ ली। अब हिस्ट्री जब मैंने पढ़ ली पूरी, तो मैं क्या करता था कि अपना 2-2.5 घंटे अपना समय निकालता था। उसके बाद पीवाईक्यू भी लगा लिए। पीवाईक्यू लगाने के बाद क्या किया कि कुछ ऐसे पॉइंट थे पीवाईक्यू से जो मुझे स्पेशल मिले और मेरे नोट्स के हैं, तो मैं क्या करता था अपना ऑडियो रिकॉर्डिंग वॉइस रिकॉर्डर खोला, और जितना मैंने हिस्ट्री में पढ़ा उसको मैंने पूरा अपनी भाषा में पूरा बोल डाला। जहाँ जहाँ पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है, जैसे समझने की चीज़ है इकोनॉमिक्स में कि एनडीपी क्या है, जीडीपी क्या है, तो अगर मुझे दोबारा समझना है तो हर बार मैं टीचर से खोल खोल के थोड़ा ना पढ़ूंगा, उसको मैंने अपनी लैंग्वेज में सब कुछ एग्जाम्पल दे दे के कर डाला, रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड कर लिया। सारे सब्जेक्ट सर मैंने मेरे फ़ोन में पढ़ा है, अभी आपको दिखाऊंगा भी, सारे सब्जेक्ट कर रखे। इस पर सर मेहनत बहुत लगी, 1 महीने का टाइम भी गया लगभग टाइम, लेकिन सर ये बहुत पॉजिटिव रहा सर। इससे क्या हुआ कि कोई बंदा अगर हिस्ट्री रिवाइज कर रहा है सर, उसको एटलीस्ट 4 से 5-6 घंटे तो लगने ही लगने। सर मेरी हिस्ट्री पूरी 1.5 से 2 घंटे में रिवाइज हो जाती थी, पूरी हिस्ट्री, पूरी पॉलिटी मेरी 1 घंटे 1.5 घंटे में रिवाइज हो जा रही। मैंने उसको तेजी तेजी बोला, उसको प्रॉपर रिकॉर्ड किया, जहाँ पे मुझे भूल रहा है बार बार उसको और अच्छे से फोकस करके स्टार्ट किया, उसको 2x में लगाया। अब कहीं जैसे कुछ दिन फतेहपुर में भी रहा, तो कुछ दिन लाइब्रेरी भी गया, तो लाइब्रेरी भी जा रहा हूँ तो उसको कान में लगा लिया, कुछ काम कर रहा हूँ कान में लगा लिया, सुनता चला गया सर। तो इससे क्या हुआ कि मेरी जीएस में जो पॉइंट्स मैं भूल रहा था वो बार बार पढ़ के मुझे रट गई सर चीज़ें। इवन मैं किसी चलते हुए बंदे को जीएस पढ़ा सकता था कि हाँ ये कॉन्सेप्ट ये है, ये कॉन्सेप्ट ये है। इसके बाद मैं क्या करता था कि जब एग्जाम के 30 दिन बचे होते थे तो मैं जीएस पढ़ता नहीं था। डेली मेरा सिर्फ एक काम होता था, सुबह 2.5 घंटे निकालता था, 2.5 घंटे शाम को। जीएस को सबसे ज़्यादा लास्ट टाइम पे मैं टाइम देता था, क्योंकि वो ऐसा सब्जेक्ट है जो लास्ट में एकदम बूस्ट कर सकता है स्कोर। तो उसमें क्या मैं करता था कि 2.5 घंटे सुबह रिकॉर्डिंग सारी सुन ली और 2.5 घंटे शाम में पूरी रिकॉर्डिंग सुन ली। मेरी पूरी खुद से ही पढ़ रहे हो? खुद से, ये मैं पूरा 30 दिन करता था। जब 30 दिन एग्जाम के बचते थे तो डेली करता था सर। तो मेरा पूरा रटा होता था जीएस में कि सारी चीज़ें मुझे पता है। ये चीज़ मैंने फॉलो करी, और मैं सबको यही कहता हूँ कि सब लोग अपनी वॉइस से करो। इससे क्या होगा ना कि जो चीज़ों में आपको दिक्कत है वो अपने हिसाब से आप समझा लोगे। टीचर से समझा, तुरंत रिकॉर्ड कर लिया। इससे आपको बार बार टीचर को देखना नहीं पड़ेगा, और ज़रूरी नहीं कि आप ट्रेन में भी सफ़र कर रहे हो, आपने कान पे लगाया, आप सुनते चले जा रहे हो। तो इस वजह से सर जीएस में मुझे बहुत फ़ायदा मिला इस स्ट्रेटजी का। अच्छा, इसमें क्या है, बहुत सारे बच्चों को वीडियो देख के कम मतलब पढ़ने का मन होता है, किताब से पढ़ने का बहुत होता है, जो पुराने ओल्ड फैशन वाले की रट उसी पे लिख लिख के Yes, पढ़ sir, रहे हैं। yes, sir. तो ऐसी कोई किताब है जैसे लूसेंट अभी रिलेवेंट है, लूसेंट अगर कर ले कोई तो सर लूसेंट तो मैंने नहीं करी थी सर, बिल्कुल भी। मुझे तो बहुत बोरियत महसूस होती थी रियलिटी में। बट सर हाँ, फैट मैन एक अच्छी बुक है, अगर कोई जेन्युइनली जीएस को फॉलो करना चाहता है तो फैट मैन अच्छी बुक है परमात्मा की। हाँ सर, उससे पढ़ के आप अच्छे लेवल के एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। लिमिटेड कंटेंट है सर, क्योंकि मैंने भी एनडीए सीडीएस यूपीएससी कराता है, तो मैंने वहीं से किया, तो सर है कंटेंट में दम तो है सर। भाई लाइट वाइट कुछ चली गई, थोड़ा आंधी तूफान आने के चक्कर में स्टूडियो में बहुत ऐसी कुछ गड़बड़ हो गई, शूट कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पॉडकास्ट को कैसे भी कंप्लीट कर पाए। बाकी इसकी जो डिटेल स्ट्रेटजी होगी कि भाई कैसे इन्होंने इतने ज्यादा एग्जाम क्रैक करे, क्या इनकी डिटेल में स्ट्रेटजी थी, वो हम अपने इसी चैनल पर डालेंगे। इसको हम प्रॉपर एक अलग वीडियो में शूट करेंगे। बाकी ये भी अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको गाइडेंस देते रहेंगे। इनका भी यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम ये बना रहे हैं, तो हम लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां पे जाके भी आप देख सकते हो।
ठीक है, लेकिन अगर इस पॉडकास्ट के आखिर में आप कुछ बताना चाहो जो हम शायद बहुत इंपॉर्टेंट है और हम डिस्कस नहीं कर पाए, या फिर जो आखिर में बच्चे देख रहे हैं, क्या मैसेज दोगे इनको? सर बहुत सारे बच्चे तैयारी करते करते बहुत थक जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अकेला महसूस होता है, डिप्रेस फील होता है सर बहुत ज़्यादा। तो उस डिप्रेशन में हमें क्या करना चाहिए कि सर कोई ना कोई हमारा एक ऐसा साथी होना चाहिए जो उस समय हमें सपोर्ट कर सके, उस समय ये कह सके कि नहीं भाई तू कर लेगा, हमें तुम पे भरोसा है। तो ऐसा एक साथी होना बहुत ज़रूरी है। बाकी हम लोग अगर स्पिरिचुअली भी जुड़ सकते हैं प्रेमानंद जी से, जिनसे सुन के हमें एक आशा जागती है, एक उम्मीद जागती है सर। तो हर एक इंसान के जीवन में एक व्यक्ति होना बहुत ज़रूरी है कि जो उसको लो टाइम पे सपोर्ट करे। और सबको यही कहना चाहूँगा कि दुनिया की ना सुने। हमें अगर कोई चीज़ सही लग रही है कि हाँ ये इंसान हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, या इस इंसान के बिना हमारी चीज़ें बिगड़ रही हैं, तो आप लोगों की मत सुनो। कुछ गलत सही नहीं होता। हम उस चीज़ को मैनेज कर पा रहे हैं तो वही चीज़ सही है। कोई इंसान अगर ये कह रहा है कि नहीं ये चीज़ मत करो इस एज पे, वो चीज़ मत करो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर तुम्हें मैनेज करना आता है तो हर चीज़ बेस्ट है। बस तुम हर चीज़ को पॉजिटिव वे पे लो और पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहो। ओके, ये आपने प्रेमानंद जी महाराज के बारे में जिक्र करा, तो उन्होंने किस तरीके से मदद करी आपके इस जर्नी में? सर जब मुझे लगता था कि यार सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरा क्यों नहीं हो रहा। पिछली बार मेरे 326 नंबर थे, नॉर्मलाइजेशन की वजह से मैं बाहर हो गया और कई सारे एग्जाम में मैं बाहर हुआ। तो सर प्रेमानंद जी को सुनता था तो वो यही कहते थे कि यार बच्चा भगवान देख रहा है, वो सब एक एक चीजें नोट डाउन कर रहा है कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, वो अपने समय से देगा। और सर देखिए पिछले साल मेरा कोई सिलेक्शन नहीं हुआ और इस साल सिलेक्शन की भरमार लग गई। इसलिए खुद के ऊपर भरोसा रखना है और मेहनत करते रहो, करते जाओ। एक दिन भगवान इतना देगा कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। तो अपने ऊपर भरोसा रखना है और ये कभी ये नहीं सोचना कि मैं ये ना करूं वो ना करूं गलत कर लूं। भगवान सब देख रहा है। अगर आप सही हो तो एट लास्ट आपके साथ इवेंचुअली अच्छा ही होने वाला है। ओके, थोड़ा मोटिवेशन पे हम और बात करते हैं, क्योंकि इस एसएससी या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं बच्चे, वो अकेला बहुत पड़ जाते हैं, क्योंकि एक मैराथन है। कई साल ऐसे लक भी काम करता है, कई साल एग्जाम में कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई, जैसे पेपर लीक हो जाते हैं, एग्जाम जैसे रिजल्ट डिले हो रहे हैं, इन सब चीजों में बहुत टाइम लग जाता है। तो ऐसे फेज में अपने आप को कैसे मजबूत रखें, और आपके मतलब जर्नी में भी ऐसे कोई फेज आए हो तो कैसे टैकल करा आपने? सर ऐसे फेज बहुत बार आए कि बहुत ये लगा, बट सर एक चीज ये है कि भरोसा रखना है थोड़ा सा, और पेशेंस बहुत जरूरी है सर। बिना पेशेंस के तो तुम कर ही नहीं सकते। गवर्नमेंट जॉब में तो पेशेंस चाहिए ही चाहिए। आप यूपीएससी वालों से सीखिए सर, उन लोगों का तो 1-1.5 साल लग जाता है लगभग। हर यूपीएससी वाले एस्पिरेंट को अगर इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो अगले फिर 1.5 साल लगने वाले हैं। तो ये पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ होगा। और पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। जब बच्चा बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रहा है, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो पेरेंट्स को ये नहीं कहना चाहिए कि देख उसका हो गया। वहाँ पे पेरेंट्स को थोड़ा पोलाइट होना चाहिए और बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए कि ठीक है बेटा तुम्हारा भी हो जाएगा। तो इसमें मुझे लगता है घर वालों का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो खुद से ये चीजें टैकल करना सर सच में बहुत मुश्किल हो जाती है। चलिए, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके भाई, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी हम मिलते रहेंगे, कुछ और बच्चों के लिए जितनी हेल्प कर पाए करेंगे। बाकी आखिर में इस पॉडकास्ट के क्या बोलना चाहोगे जो बच्चे आपको देख रहे हैं? सर मैं यही कहना चाहूंगा कि खुद के ऊपर भरोसा रखें। आपको दुनिया दबाने की कोशिश करेगी, नीचे गिराने की कोशिश करेगी, पर आपको नीचे नहीं गिरना, सिर्फ ऊपर उठते चले जाना है। जीवन में हर तरह की फेज आएंगे, हर तरह के लोग आपसे दूर जाएंगे, लोग आपके पास आएंगे, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। तो इसलिए हमेशा बस एक नई सीख लेनी है और जीवन में आगे बढ़ना है। कभी भी हार नहीं मानना और अपने जीवन से ज्यादा बढ़ के किसी चीज को मत मांगे, क्योंकि जब आपका जीवन है तभी सारी चीजें हैं। इसलिए खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। उम्मीद करते हैं आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस पॉडकास्ट से, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला होगा जिस तरीके से इन्होंने अपनी जर्नी बेबाक तरीके से आप सभी लोगों के सामने रखी। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि यार आप लगातार जो पॉडकास्ट हम अपलोड कर रहे हैं वो हम नए बच्चों के लिए भी कर रहे होते हैं, जो नए बच्चे इस जर्नी में आ रहे होते हैं। आप ये मत सोचिए कि आपको सारे पॉडकास्ट देखने ही है। आप कोई भी 2, 4, 5 पॉडकास्ट देखो, वहां से जो भी कॉमन चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि भाई इन सभी टॉपर्स ने कुछ कुछ कॉमन चीजें फॉलो करी हैं, उनको अपनी स्ट्रेटजी में ऐड करो। जैसे कि इन्होंने भी शुरुआत में कहा कि इनकी स्ट्रेटजी जो भी है उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, जो भी टीचर से पढ़े हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। आप पहले फ्री में यूट्यूब से उन टीचर्स के क्लासेस लो, पढ़ के देखो आपकी ट्यूनिंग बैठ रही है, आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हो सकता है इनके समझने की क्षमता कुछ और तरीके की हो सकता है आपको वो चीज ना समझ में आए, तो आप
किसी और टीचर को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कि जिस टीचर से इन्होंने तैयारी करी है उन्हीं से आपको करना है और उन्हीं से करके सिलेक्शन होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट में बहुत सारे टीचर्स हैं, कई सारे सिलेक्शन, कई सारे टॉपर्स, ऑफलाइन कोचिंग जो उनके लोकल एरिया में होते हैं वहां टीचर से पढ़ के भी निकाल रहे हैं, क्योंकि सिलेबस सेम है। तो आप अपनी तैयारी करते रहो, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं हो रहा है इस जर्नी में। अगर इस तैयारी में अगर आप आए हो तो बिल्कुल अब आप लग जाओ, या तो मन बनाओ मत, अगर मन बना लिया है तो बस आप लग जाओ, बिल्कुल भी आगे पीछे कुछ नहीं देखना है। 1 साल डट के मेहनत कर लो, जो इस पॉडकास्ट में शुरुआत में इन्होंने भी कहा था, और 6-7 घंटे डेली के दे दो। आप जो 90% भीड़ जो आपको दिख रही है कंपटीशन की, उससे आप अपने आप हटके अलग हो जाओगे। अपने आप कोई ना कोई ऐसा एग्जाम होगा जिसको आप क्रैक कर जाओगे, तो आपकी भी सरकारी नौकरी लग जाएगी। एसएससी फैक्ट्री हमेशा आप सभी लोगों के साथ है, मैं हमेशा आप सभी लोगों के साथ हूँ। मैंने पर्सनल नंबर आपको शेयर कर रखा है, टॉपर बेंच के इंस्टाग्राम के बायो में मिल जाएगा। आप जाके उस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, जो भी समस्या है। कमेंट बॉक्स में आप तहे दिल से आमंत्रित हो, जो भी आप पूछना चाहते हो पूछिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। सूर्या भाई भी रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। आपकी जो भी समस्या है उसका हम समाधान लेकर आएंगे। यहाँ तक वीडियो देखने थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।